बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखा था और उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे और आज की जो हम ब्रांचेस स्टडी करने वाले हैं वो 3 ब्रांचेस को आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो हम ब्रांच स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री का डेली लाइफ के अंदर क्या रोल है, कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का डेली लाइफ में क्या किरदार है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें कैसे हेल्प करती है हमारे इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। और उसके बाद लास्ट पर हम लोग स्टडी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को और इसमें आने वाले 2 एनालिसिस को। तो इसको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम लोग अभी स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या? न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है दैट डील विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को बनाया जो आपके प्रोडिक्ट टेबल के अंदर मौजूद हैं। उन प्रोडिक्ट टेबल्स के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई एलिमेंट है और मैं कहता हूँ ये एलिमेंट यूरेनियम है जिसको हम लोग यू के साथ इंडिकेट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है। इस तरह कोई भी एलिमेंट जो अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता हो, उन तमाम एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स जिनको हम रेडियो एक्टिव का नाम देते हैं, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब जिस फॉर्म में है ये उस हालत में स्टेबल नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से डिफरेंट तरह की रेडिएशंस को एमिट करते हैं। अब हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट तरह की जो रेडिएशंस हैं उनमें अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं, उनमें बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो गामा रेज हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स अपने अंदर से इस तरह की कोई भी रेडिएशंस को एमिट करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी को हासिल कर सकें। तो इस तरह का एलिमेंट जो अपने अंदर से रेडिएशन को निकाले उसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और यही जो रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है, हमारे लिए डिफरेंट कंडीशन में वो हार्मफुल भी है। लेकिन हम लोग चीजों को बेहतरीन मतलब अच्छे स्टेप्स उठाते हुए हम चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज हमारे लिए जो है वो फायदेमंद हो जाए। इसी तरह यहाँ पर हम अभी एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा कि रेडियो एक्टिविटी किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, यहाँ से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशन हमें नुकसान भी कैसे पहुंचा सकती हैं। तो इसके बाद हम जब इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंस को भी स्टडी करते हैं तो वहां पर ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो यूज है इसका रेडियो एक्टिविटी का, वो मेडिकल का ट्रीटमेंट में, ठीक है, मेडिकल के ट्रीटमेंट में हम जिस प्रोसेस के जरिए से मेडिकल ट्रीटमेंट में इसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेडियोथेरापी। ये जो रेडियो का लफ्ज होता है इसका मतलब ये होता है कि कोई रेडिएशन का बात हो रही होगी, ठीक है। और इसमें जो थेरापी का वर्ड आ गया, जो थेरापी का वर्ड होता है इसका मीनिंग होता है कि आपने कोई ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। आप केमोथेरापी बोलते हैं तो केमो का मतलब कोई मेडिसिन, थेरापी मतलब ट्रीटमेंट, ठीक है। आप इसी तरह यहाँ पर रेडियोथेरापी का वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका यहाँ पर मतलब ये होगा कि हमने ट्रीटमेंट करना है इसको यूज करते हुए, रेडिएशन को यूज करते हुए। ये स्टूडेंट, वो रेडिएशन कौन सी हो सकती है? वो एक्स रेज हो सकती है, वो गैमा रेज हो सकती है, वो हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनमें से किसी भी तरह की रेडिएशन को हम यूज करते हुए अपनी कोई ट्रीटमेंट परफॉर्म करवाते हैं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर यूं समझ सकते हैं कि आपने अभी आप जब 9 क्लास का चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे बायो का, वहां पर माइटोसिस के अंदर जो होने वाले जो एरर्स होते हैं वहां पर वो आप स्टडी करेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते रहते हैं ताकि न्यू बनते रहें। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड मतलब जितनी हमें जरूरत थी सेल्स की, फॉर एग्जाम्पल उससे ज्यादा हो रही है, लिमिट से ज्यादा सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और बन रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कैंसर का नाम देते हैं, ठीक है। मैं सादा अल्फाज में नाम बोल रहा हूँ, वहां पर आप बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट वगैरह को स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगी तो उस प्रोसेस को हम लोग कैंसर का नाम देते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हैं, और आप इसकी मजीद बेहतरीन जो एग्जाम्पल होगी वो आप अभी चैप्टर नंबर 2, जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, उसका जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसके ज्यादा यूजेस को डिस्कस कर लेंगे। तो वहां आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर स्किन कैंसर है तो उसको किस कौन कौन से एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, उनकी रेडिएशंस को यूज करते हुए। इसी तरह अगर स्किन के अलावा अगर इंटरनल किसी बॉडी ऑर्गन के अंदर कैंसर हो चुका है तो उसको किस तरह की रेडिएशंस को यूज करते हुए हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करेंगे डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट है फूड प्रिजर्वेशन। हम चीजों को अगर महफूज करना चाहते हैं देर तक तो हम लोग यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फूड कोई ऐसा मटेरियल जो देर तक रखना चाहता हूँ उसको मैं रख लूँ, और उसके सराउंडिंग में मतलब उसके ऊपर भी और उसके सराउंडिंग में मैं कोई ऐसा एलिमेंट रख दूँ जो ज्यादा रेडियो एक्टिव हो, अपने अंदर से रेडिएशन को निकालता हो, तो डियर स्टूडेंट वहां पर आने वाले बैक्टीरिया वायरसेस की डेथ होती चली जाएगी। अगर वहां पर वायरस बैक्टीरिया वगैरह नहीं पहुंचेंगे इसका मतलब वो हमारी फूड को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और अगर हमारी फूड को नुकसान नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी फूड जिसका महफूज करना चाहते थे वो महफूज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट हमारा है जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। ये भी जो आप इसकी डिटेल जो होगी वो आप चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक के अंदर ही स्टडी करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने जो यूरेनियम जो उसका एक आइसोटोप होता है जिसको हम 235 का नाम देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाएंगे। तो बेसिकली ये एक पीसफुल यूज था, हम यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको यूज करते हुए इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेट करवा रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा एक एडवांस किस्म की एक ब्रांच है केमिस्ट्री की, जो बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। मेडिकल के हो सकता है, आप इंडस्ट्रियल कह सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में इसको कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट डिस्कशन करनी है वो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या और इसमें कौन कौन सी चीजों को स्टडी करते हैं इसको जरा देखते हैं। कहता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कंपोनेंट्स की बात की है। कंपोनेंट को यहाँ पर आपको पहले बता दूं कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट होता है। ठीक है, बायोटिक मतलब बायो से निकले लफ्ज, और आपने बायो के अंदर आपने डेफिनेशन पढ़ लिया है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, कोई ऐसी चीज जो जानदार हो, मतलब ऐसी चीजों की स्टडी जो जानदार हो, जिनमें जान हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो। तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो जाएंगे? तमाम वो ऑर्गेनिजम्स, वो तमाम कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में जो जानदार होंगे वो कौन से कंपोनेंट्स कहलाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी कोई वर्ड से पहले हम ए लगा देते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है, मनफी इसका मतलब हो जाता है। मतलब आगे जो भी लिखा जा रहा है उसका इनवर्स करते हैं आप। ठीक है, अब जिस तरह बायोटिक का हमने कहा था लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बनेगा, तो ए बायोटिक का मतलब इस तरह क्या बन गया? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डियर स्टूडेंट, हमारे एनवायरनमेंट में आप जरा देखें दो ही चीजें होती हैं, या तो कोई जानदार है या गैर जानदार है। तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? हमारे कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं अपने कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट्स को, और उसके बाद इफेक्ट देखते हैं किसका? ह्यूमन एक्टिविटीज का। किसके ऊपर? एनवायरमेंट के ऊपर। देखिए, जिस तरह से अल्लाह ताला ने जब इस जमीन को बनाया, जो स्टार्ट के अंदर हमारा जो माहौल था वो इस तरह से नहीं था। अब बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंजिंग्स आ चुकी हैं। वो इसलिए चेंजिंग्स आई हैं, यहाँ पर रहने वाले जो ह्यूमंस हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं। अब रिसेंट आपकी जो 200 या 300 ईयर्स अगो पहले देखें, उस वक्त भी आपका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मॉडर्न एनवायरनमेंट हो चुका है। आप इंडस्ट्रीज को आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं। आपने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर हम इधर जब जाते हैं बाजार तो बहुत ज्यादा व्हीकल्स का यूज किया जा रहा है, बाइक्स, कार्स, ठीक है, बस वगैरह बहुत ज्यादा चलती हैं, जिनकी वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट, हम ट्रीज की कटिंग कर रहे हैं, माहौल को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज का इन्वायरमेंट के ऊपर असर है, और हम कौन कौन से इकदाम उठाएं तो इस इन्वायरमेंट को बेहतर किया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे वो किस में आ जाएगा? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगा, कि कैसे अपने इन्वायरमेंट को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हम इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जरा देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें इसकी इंपॉर्टेंस हो सकती है। आपने अभी मैंने आपको रिपीट किया कि हम लोग इसको स्टडी करते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। डियर स्टूडेंट, आपको इसकी सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जो हमारी ग्लोब है, मतलब जो हमारी जमीन है, इसके सराउंडिंग में अल्लाह ताला ने ओजोन लेयर लगाई हुई है। ठीक है, ये सपोज कर लें, हाइपोथेटिकल सी पिक्चर आप सपोज करें कि ये जो है वो ओजोन लेयर का काम कर रही है कोई, और यहाँ पर मौजूद है सूरज। ठीक है, जहाँ से आ रही होगी डिफरेंट तरह की रेडिएशन,
और उन रेडिएशन में आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी हैं, और बहुत सारी रेडिएशन का जो है वो क्लस्टर होता है जिसमें लाइट आ रही होती है हमारी तरफ। अब अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट इस जमीन तक पहुंच जाएंगी अगर, तो वो रेडिएशन जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर गिरती हैं तो उसकी स्किन को डैमेज करती हैं। अगर वो ट्रीज पर गिरेंगी तो ट्रीज को डैमेज कर देंगी, क्योंकि उनके अंदर होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकने वाली जो चीज है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर। मतलब जो अल्लाह ताला ने बनाई है ओजोन, वो हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिसका फार्मूला होता है O3, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स आपस में मिलकर ओजोन बना देते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हम जो यहाँ पर डिफरेंट चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें कुछ क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जो हवा में जाते हैं, और हवा में जाने के बाद इस ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं, बल्कि डैमेज हो चुकी है डिफरेंट एरियाज के अंदर हमारे स्मोक्स की वजह से, डिफरेंट फ्री रेडिकल्स की वजह से ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब वो तमाम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो जमीन तक पहुंचेगी और हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। अब इस देखिए, एक इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग आ गई। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये चीज स्टडी करते हैं कि हम अपने आप को कैसे महफूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर जो काजिंग इफेक्ट्स हैं, मतलब जिनकी वजह से ओजोन लेयर के अंदर होल क्रिएट हो रहा है, मैंने जिस तरह अभी नाम बोला कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन हैं जिसको CF Cl3, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है CF Cl3। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में जाकर ओजोन को डैमेज कर रहे होते हैं। तो अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर हम ना स्टडी करते हैं कि ये किस वजह से ओजोन इफेक्ट हो रही है, तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को मजीद एनवायरनमेंट में भेजते रहते हैं और हमारी ओजोन लेयर मजीद जो है वो खराब होती रहती है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं यहाँ पर। इसकी वजह से हमारी लाइफ जो वो सेफ होती है, हमें डिफरेंट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इन्वायरमेंट मिलेगा जो नीट एंड क्लीन होगा। उसके बाद है प्रोड्यूसिंग द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस टाइम जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि हम किस तरह अपने वेस्ट मटेरियल को कहीं ठिकाने लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको हमने कहीं देखिए, वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा होता है और गंदगी बहुत ज्यादा फैलेगी। अगर हमारा वेस्ट ऐसा हो जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट हो, तो वो हमारे लिए और ज्यादा नुकसान का बायस है। तो हम कोशिश करते हैं हम ऐसी चीजों को तैयार करें जो बहुत जल्दी दुनिया से खत्म हो जाए। वो तमाम चीजें जिनको बैक्टीरिया खा जाए, उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं। ये सुनिए, था आज आप जो देखते हैं शॉपिंग बैग्स वगैरह लेकर आते हैं कहीं, आप शॉपिंग या प्लास्टिक के होते हैं वगैरह, तो उसमें लिखा होता है कि दीज आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, या उसके ऊपर कोई सिंबल बना होगा, उसके साथ छोटा सा लिखा होता है कि ये बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको जब वेस्ट कर देंगे, इसको फेंक देंगे कहीं पर, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे और ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वजह से अब दुनिया के अंदर पोल्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से वो एक वेस्ट मटेरियल का काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो दुनिया से क्या हो चुका है, खत्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन वो चीजें जिनको बैक्टीरिया नहीं खत्म करता, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएंगी, तो वो अगर पड़ी हैं तो वो पड़ी ही रहेंगी जमीन पर, तो बल्कि पोल्यूशन कॉज करेंगी। तो इस वजह से हम लोग कोशिश करते हैं आजकल लेटेस्ट लाइफ के अंदर कि हम तमाम चीजें वो यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल हों, ताकि जब वो हमारी जरूरत पूरी हो जाए उसको वेस्ट करें तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया उनको रिमूव करवा दें। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। डी स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा एडवांस है, लेटेस्ट है, और बहुत ज्यादा जो है वो साइंटिफिक है। जरा इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं इसको जरा देखते हैं डेफिनेशन से। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। डी स्टूडेंट, हम कोई सैंपल अगर हमें मिलता है किसी चीज का, हम उसकी क्या परफॉर्म करवा सकते हैं, हम उसकी सेपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। हम उसके बाद उसके एनालाइज करवाते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है हम चेक करते हैं, हम जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं कि ये है क्या। हम क्यों स्टडी करते हैं, ताकि हमें पता चल सके उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। आप इसको अगर यूं केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर आप उसको देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यूं कहता हूँ कि एक PSO का कोई ऑर्गेनाइजर, कोई मैनेजर है PSO का, ठीक है, जो हमारी पेट्रोलियम कंपनी है। अब वो क्या करती हैं, वो अगर कहीं पर पेट्रोल डिलीवर करती हैं किसी पेट्रोल पंप के ऊपर, अब वो कुछ देर बाद आकर वो इंक्वायरी करेंगे, वो चेक करेंगे कि क्या हमने जिस पेट्रोल पंप पर अपना फ्यूल दिया, क्या वो लोग वही सेल कर रहे हैं, कहीं उसकी अंदर वो उसकी कंपोजिशन चेंज तो नहीं कर रहे। मतलब वो चेक करेंगे कि जो फ्यूल हमने इनको प्रोवाइड किया क्या उसकी क्वालिटी बेहतर है
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं 2 नंबर फ्यूल तो नहीं सेल कर रहे कहीं और किसी कंपनी से लेकर। तो डियर स्टूडेंट, अगर वो एनालिटिकल जो केमिस्ट हैं अगर वो इस चीज को चेक नहीं करेंगे तो उन्हें इस चीज का आइडिया नहीं होगा। मतलब वो कंपोनेंट्स को चेक कर रहे होंगे, क्या जो फ्यूल हमने इनको प्रोवाइड किया क्या वही क्वालिटी है। तो ये किस चीज की मदद से हुआ? एनालिटिकल केमिस्ट्री की मदद से हुआ। मैं आपको भी आगे लेटर ऑन एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक और जरा डिस्कस करें इसकी फर्दर कि दी सेपरेशन इज मे बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दी स्टूडेंट नेम आपको बता रहा है कि एक कोई ऐसा एनालिसिस होगा जो क्वालिटेटिव होगा और दूसरा कोई ऐसा होगा जो क्वांटिटेटिव होगा। सपोज करें आप कहीं अपने स्कूल की कैंटीन के ऊपर गए और वहां पर जाकर आपने कोल्ड ड्रिंक डिमांड की है, ठीक है। आप जब उस कोक को आप कोक आप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर से, आप जब वो आपको शॉपकीपर दे रहे हैं, आपने देखते ही आपको यूं महसूस हुआ कि इस कंपनी ने जो कोक फिल की है उसका लेवल पूरा नहीं है, मतलब 250 ml होना चाहिए था लेकिन 250 ml नहीं है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। तो आपने देखते ही एक एनालिसिस परफॉर्म किया। वो एनालिसिस कौन सा था? क्या वो क्वालिटेटिव था या क्वांटिटेटिव था? क्वांटिटेटिव था, आप मिकदार को चेक कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम केमिस्ट्री की फील्ड में भी परफॉर्म करवाते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कितनी मिकदार में मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, अब उस मेडिसिन में जो हमारे लिए यूजफुल जो मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, अगर उनकी मिकदार पूरी नहीं होगी तो वो बॉडी में जाकर असर नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसकी मिकदार हम जरूरत से ज्यादा कर देंगे तो क्या उसको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट यही तमाम चीजें चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारी क्वांटिटी पूरी है, क्या क्वांटिटी कम तो नहीं, क्या क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कंपनी कोक जो आप पी रहे हैं अगर वो लिमिट से ज्यादा होती है तो कंपनी को लॉस होता रहेगा क्योंकि आपको क्वांटिटी आपको ज्यादा प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था ये जो अभी हमने परफॉर्म किया। हम जरा इसकी डेफिनेशन को भी स्टडी करते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्या। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ये स्टूडेंट आइडेंटिटी मतलब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, क्या वो चीजें इसके अंदर मौजूद भी हैं या नहीं। मतलब आप जब फॉर एग्जांपल कोई आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। आप रिएक्शन आप परफॉर्म करवा रहे हैं NaCl का, ठीक है। NaCl को आप रिएक्ट करवाना चाहते हैं वाटर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, इसके रिएक्शन के रिजल्ट में। और जो दूसरी चीज बनेगी वो क्या बनता था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है। इन दोनों का डी स्टूडेंट मिक्सचर होता है, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म ये सोल्यूशन जो है हमारे पास बनता है। लेकिन ये रिएक्शन सपोज करें मैंने आपके सामने नहीं परफॉर्म किया रियलिटी के अंदर, बल्कि एक ग्लास में आपको ला कर देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मुझे पता लगा कर बताओ, मुझे चेक करके बताओ कि इस ग्लास के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नहीं, या कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप ये रिएक्शन आप ये एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे, आप चेक कर रहे होंगे कि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है या नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या नहीं। आप किसी भी तरह आप हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे इन चीजों को, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं चीजों के बारे में। जब आप ये एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो उस टाइम आप कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करवा रहे होंगे? आप क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करवा रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं क्या इसकी क्वालिटी, मतलब कौन कौन सी चीजें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें, मैं आपको फॉर एग्जांपल साथ ही आपने मुझे बता दिया कि इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि ये कितनी कितनी मिकदार में है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी कितनी है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी कितनी है। आप दोबारा से एनालिसिस उसके ऊपर जब परफॉर्म करवाएंगे उस टाइम जो आपका एनालिसिस होगा वो कौन सा कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है।